आज मैं बात करने वाला हूं कि नीट का पेपर कैसा आया है पिछले कुछ सालों में, उससे आपको क्या सीखने को मिला और आगे पेपर का मोड क्या होगा। नीट 27 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। आपको खुद अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा पढ़ने का, एग्जाम का। पहले एनसीईआरटी और नीट के सिलेबस पे पूरी पीएचडी करो, उसके बाद लेवल अप कैसे करना है वो मैं बताऊं। अगर आपके 450 प्लस मार्क्स आ रहे तो जो सब्जेक्ट में आपका वीक है उसका एक लिस्ट बनाइए और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का लिस्ट बनाइए। जो वीक चैप्टर्स हैं उसके लेक्चर्स पूरा देखिए, लाइव या रिकॉर्डेड कुछ। जो स्ट्रॉन्ग है उसके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जब भी आप सवाल करें तो आधे कैलकुलेशन पे सवाल को ना छोड़े, चाहे कोई सा भी सवाल। हेलो एवरीवन, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। कोई भी अपना ओपिनियन बनाने से पहले, कुछ कमेंट करने से पहले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी कही हुई बातों को ध्यान से सुनिएगा, फिर जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज मैं बात करने वाला हूं कि नीट का पेपर कैसा आया है पिछले कुछ सालों में, उससे आपको क्या सीखने को मिला और आगे पेपर का मोड क्या होगा। नीट 27 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहली बात, पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, बिल्कुल सही है, तो उसमें अनसर्टेनिटी जायज है। पेपर का पैटर्न क्या होगा ये रैंडम होता है, तो वो भी जायज है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको जब पढ़ाया गया, आप जब पढ़ रहे थे तो आप इस अप्रोच से पढ़ रहे थे कि हम तो खूब एडवांस की तैयारी करेंगे नीट 2025 के बाद और चाहे कैसा भी पेपर हो हम फोड़ के आएंगे। लेकिन क्या फिजिबल है? इतने सारे पेपर में लेंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन आप कर दो, यही तो प्रॉब्लम हुआ ना। पेपर इजी होता है तो सारे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल सही बात है। स्पीड एंड एक्यूरेसी मायने रखता है, आपको यही पढ़ना है बेसिक से, यही नीट का पैटर्न है, यही सीखना है। लेकिन जब पेपर टफ आता है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना सीखना पड़ेगा। आपको यह सीखना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा ईगो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ईगो के लिए नहीं पढ़ रहे, हम नीट में सेलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर पेपर टफ है तो वहां पे सेलेक्टिविटी बहुत काम आती है। सारे क्वेश्चंस के साथ लड़ना नहीं होता है। आप ईमानदारी से मुझे बताइए, ईमानदारी से प्लीज मुझे बताइए, अगर मैं आपको नए लैंग्वेज वाले 60 क्वेश्चंस दे दूं और आपको करने के लिए घर पे बिठा दूं, घर पे, एग्जाम में नहीं, आप 1 घंटे में कितने कर पाएंगे? नए लैंग्वेज क्वेश्चन है तो आप कितने कर पाते थे पहले भी? आराम से सोच के बताना, 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस आप नए लैंग्वेज वाले पढ़ पाते थे, कितने कर पाते थे? प्लीज एक कमेंट कर दो। पता ही नहीं चलता, एक क्वेश्चन पढ़ने बैठते हैं कब 2 मिनट निकल जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम हुआ ना। आप पेपर का लेवल जब समझ गए टफ है तो वहां पे आपको सेलेक्टिविटी पे काम करना था। पूरे साल हमने ये बताया, लेकिन आप अगर इस बात पे रहोगे नहीं हमको सब करना है, हमको रैंक 1 ही लाना है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बात, मैं भी ये बात भी बोल रहा हूं, वो सबके लिए सही नहीं है। कोई भी मैं तरीका, कोई स्ट्रेटजी, कोई रोड मैप बताने में यहां नहीं आया हूं, क्योंकि मैं ये अगर बता दूं कि आप उसको फॉलो करके सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरी कही हुई बातें हर बच्चे के लिए उतना ही वैलिड है जितना आपके लिए है। नहीं ना, हर बच्चे का लेवल अलग होता है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का अपना जोन अलग है पढ़ाई करने का, हर बच्चे का कैपेबिलिटी अलग है। आपको खुद अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा पढ़ने का, एग्जाम का, चाहे किसी भी तरह का पेपर आ जाए, आपको कैसे करना है। अब यहां पे बच्चे ना नीट 2025 या नीट 2026 का पेपर देखेंगे और नीट 2026 का पेपर देखेंगे, देखो एक आसान एक टफ। अब आप ये सोचने लग जाओगे कि मुझे तो एडवांस ही पढ़ना है, तो भाई एडवांस पढ़ने के चक्कर में बेसिक खत्म। और अगर बेसिक नहीं करोगे, फोमो में आ जाओगे और इस परेशानी में कि पेपर कैसा आएगा हम उसी बात से परेशान रहोगे, तो भाई आप बेसिक ही नहीं करोगे तो ना तो आपसे बेसिक होगा ना तो आपसे एडवांस होगा। तो आपको यह बात समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। पेपर अगर बहुत टफ आता है, लेंदी आता है, बहुत लैंग्वेज वाइज आ जाता है, तो आप 1 घंटे में कितना बेस्ट कर सकते हो सेलेक्ट करके पहले वो करना पड़ेगा। सारे करने के चक्कर में तो पेपर छूट जाता है। तो मैं यहां पे आपको पैटर्न बताऊंगा पिछले कुछ सालों का, इस साल का, पढ़ना कैसे है अगले 1 साल के लिए वो बताऊंगा, अगले साल पेपर का मोड कैसा हो सकता है ये बताऊंगा, और आपको खुद दिमाग लगा के मेरी बातें सुननी है और अपनी तरीके खुद बनाने हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे लॉजिकल बात मैं आज करने वाला हूं और शायद ऐसी बातें करूंगा कि आई ओपनर होगा आपके लिए और मेरे लिए भी कुछ बातें नहीं होंगी। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर हम शुरू करते हैं नीट 2027, तो 99.99% ये कंफर्म हो गया है कि पेपर सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है तो इतने ज्यादा एस्पिरेंट है हमारे नीट में कि पक्की बात है एक शिफ्ट में वो नहीं करा पाएंगे। इतने कंप्यूटर ही नहीं देश में, जहां मतलब सेंटर पे कंप्यूटर नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो ऑब्वियस सी बात है 3 घंटे में इतने लेंदी क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे नहीं कर पाएंगे। जेईई मेन में भी 75 क्वेश्चन होता है 3 आवर में। हाँ, वहां पे लेंदी क्वेश्चंस आते हैं,
टफ क्वेश्चन आते हैं। जिस तरीके के इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन थे नीट में, वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बच्चों का छूटेगा। जैसा 95, 96, 97% बच्चों का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पैनिक में आ गए, क्वेश्चन लैंग्वेज देख के घबरा गए, तो ये होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पैटर्न में चेंज। इतने ज्यादा क्वेश्चन सीबीटी मोड में इतने कम टाइम में होना पॉसिबल नहीं है, मुझे ये लगता है। बाकी ये डिबेट का टॉपिक है, ये फाइनल दिसंबर में आपको पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से जेई मेंस होता है और एडवांस होता है, एक प्री और मेंस होता है, उसी तरीके से नीट में भी होनी चाहिए। अगर सीबीटी मोड में पेपर होता है तो पेपर लीक हो रहा है, कुछ पेपर कंप्रोमाइज हो रहा है, तो इससे लीक के चांसेस कम होते हैं, लीक से अफेक्ट बहुत कम बच्चे हो पाएंगे अगर इस तरीके से पैटर्न हम फॉलो करें तो इस तरह का पेपर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब जब लेवल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ शिफ्ट में इजी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ शिफ्ट में टफ आएंगे, जैसा जेईई मेन में भी होता है। तो उस तरीके के पेपर अगर आपके आते हैं तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन आपको अभी भी मैं कह रहा हूं बेसिक से ही साथ चलना पड़ेगा, जो कंसेप्ट है वही ग्रैब करना पड़ेगा, और धीरे धीरे बहुत लेंथी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के लिए, एडवांस के लिए क्या करना मैं आपको बताऊंगा। एक बार में आप सारी चीजें नहीं कर सकते, स्टेप वाइज कैसे करना वो मैं तरीका आपको आज बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पूरे एक साल तक आपको फिजिक्स के पैटर्न कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है उस तरीके से आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक टॉपिक, एक एक चीज आपका 100% कंठस्थ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, उस पर पीएचडी होना चाहिए। नीट का जो सिलेबस है उस पर एक एक वर्ड पे पीएचडी होना चाहिए। अब बिना नीट के सिलेबस पे, मतलब बिना नीट के सिलेबस पे बेस्ड अगर आप पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स में कुछ भी पढ़ने चले जाएंगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको नीट के सिलेबस पे पीएचडी करना पड़ेगा। अगर आप कुछ इररिलेवेंट टॉपिक पढ़ने चले जाओगे तो ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए, फिर बहुत कुछ पढ़ने के लिए, तो 2 चैप्टर आप बहुत अच्छा कर लोगे, बाकी के चैप्टर छूट जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पहली बार ड्रॉप कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, पहले एनसीईआरटी और नीट के सिलेबस पे पूरी पीएचडी करो, उसके बाद लेवल अप कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। बेसिक थ्योरी आपको बहुत अच्छे से करना है, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से बिल्ड करना है, नहीं तो बिना बेसिक के ना तो बेसिक होगा ना एडवांस होगा, कुछ भी नहीं होगा, पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना उसी तरीके से, फोमो में परेशान मत होइए। दूसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, खुद करना पड़ेगा बैठ के। अगर टफ पेपर आता है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हर सवाल नोट से ही आ जाए। हाँ, उसमें भी 70-80% क्वेश्चन नोट से आएंगे। ठीक है, बहुत ही अजीबोगरीब पेपर आ गया, मतलब जैसे री नीट 2025 का था, लैंग्वेज वाइज बहुत लेंदी बनाए थे, घुमा फिरा के पूछा हुआ था, लेकिन उसमें भी अगर मैं बोलूं तो मेजोरिटी क्वेश्चन नोट से थे। मुझे बोलना नहीं चाहिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। पेपर करना सच में टफ था, लेंदी था, टाइम टेकिंग था, लेकिन उसमें भी बहुत बच्चे अच्छा करके आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 160 प्लस मार्क्स स्कोर करके आ रहे हैं सिर्फ फिजिक्स में। और एक बच्चा ऐसा है जिससे अभी तक बात हुई है मेरी, उसके फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल आ रहा है री नीट 2026 के पेपर में, मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा है। और एक क्वेश्चन बोनस हटा दे तो 176 आउट ऑफ 176, मतलब 44 में से 44 उसके फिजिक्स के सही है। ओएमआर से उसके पेपर मंगा के मैंने चेक किया, उससे बात किया है। लेकिन सर आप कैसे कह सकते हो बिना रिजल्ट है? बिना रिजल्ट है, बहुत लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि इतने आ रहे हैं, उतने आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी फॉर्मली आपको बताया 100% सही चलो नहीं है, लेकिन अभी तक जिस बच्चे से बात हुई है इतने नंबर उसके आ रहे हैं। मैंने खुद पेपर भी चेक किया है, ओएमआर से मिला है उसका पेपर पीडीएफ मंगा के। ठीक है, बाकी तो रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो ऐसे पेपर में बहुत बच्चे अगर ऐसा परफॉर्म करें तो फिर पैनिक नहीं होना आपको एक सीट चाहिए, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग सोचो। ठीक है, सर कैसे कर सकता, रोबोट है क्या? अरे भाई बैकग्राउंड अलग होगा, क्या पता 8वीं से तैयारी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वो उससे पहले से पढ़ रहा होगा, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लिया होगा, क्वेश्चन अलग तरीके से प्रैक्टिस कर, ऐसे 2-4-10 बच्चे आपको मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम खराब है, आपको एक सीट चाहिए। एक सीट कैसे आएगा हम उसकी बात करेंगे। किसी भी तरह के पेपर में आप अच्छा कैसे परफॉर्म करेंगे हम उसकी बात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, नीट के पीवाईक्यू आज भी उतने रिलेवेंट है, पीवाईक्यू जेईई मेंस के बहुत रिलेवेंट है, जेईई एडवांस के सिलेक्टेड क्वेश्चन, एससी वर्मा के क्वेश्चंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन न्यू लैंग्वेज के प्रैक्टिस के लिए आपको करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कब क्या करना है, यही पे सारे बच्चे मात खा जाते हैं। आप पहले चैप्टर से अगर ये सब करने चले जाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आपको कब क्या करना है वो मैं कंप्लीट रोड मैप आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप है बेटा, स्टेप नंबर 1, जिसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेटजी अलग अलग किया। मार्क्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी कैसे अलग किया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने बोला कि अगर आपके 350 मार्क्स आ रहा है, जैसे 250, 300, 350, 400 के राउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका अप्रोच अलग होगा पढ़ने का। और अगर आपके 450 प्लस मार्क्स आ रहे हैं
अगर 50, 60, 70, 80, 100 नंबर से आप रह रहे हो तो आपका तरीका अलग होगा पढ़ने का। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी चीज बताऊंगा उसका बीच का भी कुछ रास्ता आप निकाल सकते हो। आप इतने समझदार हो, मेरी कही हुई बातों को 100% फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपना बीच का तरीका भी निकाल सकते हो। पहली बात, अगर आपके मार्क्स 350 प्लस है तो आपको सारे लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। लेकिन अब बात आती है कि नोट्स में क्या बनाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम सारे लिखने लग जाए तो वो इतिहास का नोट्स बन जाता है। फिर आप कहते हो कि 6 पेज के नोट्स बन गए, 7 कॉपी के, 8 कॉपी के नोट्स बन गए। तो आपको ध्यान सुनिए, सबसे पहले आपको थ्योरी लिखना है और वो क्वेश्चन लिखना है जो एक बार में आपसे सॉल्व नहीं हुआ था। एक कंसेप्ट, एक थ्योरी पे, जैसे वर्क डन के कंसेप्ट है, उस पे मैंने 5 सवाल कराए, कुछ सिमिलर टाइप के हैं, तो वो सबसे टफ वाला आपको लिखना है नोट्स में, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन लिखाते हैं, जैसे नीट के पीवाईक्यू हो गए, जेईई मेन के पीवाईक्यू हो गए, वो क्लास में कराएंगे, वो आपको नहीं लिखने हैं। अगर ये लिखने चले गए तो आप नोट्स ही साल भर बनाते रह जाओगे। कई लोग इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, साल भर नोट्स ही बनाते हैं, फिर उसका कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर आपके 450 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो जो चैप्टर आपका वीक है, जो सब्जेक्ट में आपका वीक है, उसका एक लिस्ट बनाइए और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का लिस्ट बनाइए। जो वीक चैप्टर्स हैं, जो आपके कमजोर है, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस या कंसेप्ट आपका थोड़ा खराब है, उसके लेक्चर्स पूरा देखिए, लाइव या रिकॉर्डेड कुछ भी। जो स्ट्रॉन्ग है उसके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्या ये यहां तक मैं क्लियर हूं? अब आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन और आपकी पढ़ाई की इफिशिएंसी को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा मेथड है वो क्या है? वो है, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो आप पढ़ रहे हो तो आप ना जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, आप एनटीए द्वारा दिया गया सिलेबस और एनसीईआरटी लेके बैठो और वो टॉपिक और वो चैप्टर में वो टॉपिक पहले करो जो उसमें लिखा हुआ है। कुछ इररिलेवेंट टॉपिक जो फिजिक्स में होते तो हैं, हम पढ़ते तो हैं, लेकिन उससे नीट में कभी सवाल नहीं आया, हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन ऐसे तो फिर 100 टॉपिक हैं। तो नीट का सिलेबस सारे चैप्टर का पूरा कंप्लीट करना जरूरी है, उस पर पीएचडी करना जरूरी है कि सारे चैप्टर पूरी फिजिक्स में महारत हासिल करना जरूरी है। आप ये बताइए, अगर आप रैंडम कोई भी चैप्टर में कुछ भी टॉपिक पढ़ते चले जाओगे ना, कोई भी तरीके का क्वेश्चन करते चले जाओगे ना, तो मेरे हिसाब से इसी वजह से इस ट्रैप में बच्चे फंस जाते हैं जो एवरेज एवब एवरेज स्टूडेंट होते हैं। आप मुझे ऑनेस्टली आप बताइए, आप पे मैं छोड़ता हूं, फिजिक्स का सिलेबस एनटीए ने दिया है, क्या वो कम है? क्या वो कम है? और अगर मुझे अनसर्टेन मतलब टफ और अनप्रिडिक्टेबल पेपर की तैयारी करनी है तो भी मुझे एनटीए सिलेबस से ही क्वेश्चन देगा कि बाहर से देगा? चलो मैं फिजिक्स की बात छोड़ता हूं, मैं बायोलॉजी की बात करता हूं। बायो में कुछ ऐसे टॉपिक हम जरूर पढ़ते होंगे जो कहते होंगे कि ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आ सकता है, हम वो पढ़ते हैं। लेकिन क्या एनटीए सवाल हमेशा जो सिलेबस में वहीं से ज्यादातर देता है? 99%। बाहर के टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं, 100 टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी और एनटीए के सिलेबस के 100 टॉपिक है और बाहर के 100 टॉपिक है, इन 100 टॉपिक से कितने सवाल आ सकते हैं? इस 100 टॉपिक से कितने सवाल आ सकते हैं बायो में, आप बताओ मुझे। सेम ट्रू फॉर द फिजिक्स। अब अंदर के जो 100 टॉपिक है और बाहर के जो 100 टॉपिक है, पहले कौन सा करना चाहिए? पहले किस पर पीएचडी करना चाहिए? ऑफ कोर्स पहले पीएचडी करना चाहिए इस टॉपिक पे। अब मैं इस पे, मैं नीट को 15 साल से पढ़ा रहा हूं, 14-15 साल हो गए, तो ऐसे टॉपिक जैसे मैं पढ़ाता हूं, हर साल मैं पढ़ाता हूं, खुद पढ़ाता हूं, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, उससे सवाल आज तक नीट में नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, उससे सवाल आज तक नीट में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे फ्लूइड के कंसेप्ट है, या फिर रोलिंग मोशन, इस बार भी रोलिंग मोशन से सवाल नहीं है। चाहे मैं नीट 26 की बात करूं, री नीट 26 की बात करूं, या जेई नीट 25 की बात करूं, नहीं आया पिछले 5 साल, 2-3 सालों में जब से हटा है। एक सवाल आया था, वो बस इस वेलोसिटी का रिलेशन पूछा था, प्योर रोलिंग मोशन से सवाल नहीं आया था। हाँ, वो एंगुलर मोमेंटम का सवाल आया था, रोल कर रहा है ऑब्जेक्ट, एंगुलर मोमेंटम उससे पूछा है, तो बेसिक करना है उस पर। अब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है पहले वो करो फर्स्ट फेज में, और अगर आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो पहले इस पर पीएचडी करो, उसको सेकंड फेज में करो। जब तक आप 2 फेज में नहीं बांटोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ या ना में बताना प्लीज, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, कि पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन रिवीजन पढ़ते समय भी जान लगी, क्योंकि सारा सिलेबस कंप्लीट किया, सब कुछ पढ़ लिया अनप्रिडिक्टेबल पेपर के हिसाब से, लेकिन जब रिवीजन करने गए तो सब उसी इफिशिएंसी से कर पाए? क्या उस समय आपको यह दिक्कत हुई कौन ज्यादा रिलेवेंट है, कौन नीट के हिसाब से, कौन थोड़ा एक्स्ट्रा है? नहीं डिस्टिंग्विश कर पाए ना। तो ये थोड़ा समझदारी से हमको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आगे चल के फिर से दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बात, आप अनप्रिडिक्टेबल पेपर के लिए कुछ भी पढ़ लो, लेकिन उसको समेटना भी तो जरूरी है। तो 2 चीजें करो, पहले जो रिलेवेंट है, जो सिलेबस में, उस पर पूरी तरीके से पीएचडी करो, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको साइड बाय साइड एक्स्ट्रा की तरह पढ़ते चलो, उसका कोई बीच का रास्ता निकाल लो।
समझ गए? पहले ये कर लो, फिर वो साथ साथ में करते चलो, ठीक है? तो जो सिलेबस में है उस पर पहले पीएचडी करो, और जो बाकी की चीजें उसको धीरे धीरे करो। तो स्टेप 1 में मैंने ये बताया बेटा। क्या स्टेप 1 क्लियर है? कौन से बच्चों को क्या करना है समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो जिनके 350 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए डीपीपी मस्ट है और नीट के पीवाईक्यू मस्ट है। उसके बाद एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लैंग्वेज के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन वो आपके लिए मस्ट है, ठीक है? वो आपके लिए मस्ट है, ठीक है? वो आपके लिए मस्ट है, इतना आपको करना है। दूसरी बात, जिनके 450 प्लस मार्क्स स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड जेईई मेन पीवाईक्यू, उनको जेईई मेन और एनसीईआरटी से करना है क्वेश्चंस। इनको भी ये करने के बाद पहले डीपीपी, फिर नीट के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी क्वेश्चन, फिर आपको जेईई मेन पे जाना है। ये स्टेप 2 है। और अगर तुमने इस तरीके से फॉलो कर लिया, जिस तरीके से मैं आपको लेक्चर का पैटर्न बता रहा हूं, जिस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के पैटर्न बता रहा हूं, बेटा आप सिलेक्शन के करीब जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वही है ना, स्लो एंड स्टडी ही आपको रेस जिताएगा। रैंडम आपको कभी भी रेस नहीं जिताएगा। रैंडम आप जे एडवांस के क्वेश्चन कल से लगाना शुरू कर दो, आप सेलेक्ट नहीं हो जाओगे। सिस्टमैटिक तरीके से आपको चलना है, और वो बहुत सोच समझ के मैंने ये तरीका बनाया है, ठीक है? दूसरी बात, जब भी आप सवाल करें तो आधे कैलकुलेशन पे सवाल को ना छोड़े, चाहे कोई सा भी सवाल हो, आधे कैलकुलेशन पे कभी मत छोड़े। पूरा कैलकुलेशन करे, लास्ट स्टेप तक सॉल्व करे, तभी आपका कलम रफ्तार में चलेगा। आपका कलम एग्जाम में रुकता क्यों है? आपका स्पीड क्यों स्लो हो जाता है? इसी वजह से, क्योंकि आप घर पे बैठ के जब भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आता है बोलते हैं तो हो ही जाएगा। नहीं, आपको पूरा करना है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों तरह के बच्चों को समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 3 है टेस्ट। सर जे एडवांस तो आपने कराया ही नहीं, लेवल अप क्वेश्चन आपने कराया ही नहीं। हाँ, नहीं कराया। अभी ध्यान से सुनो, जो 350 प्लस मार्क्स के बच्चे हैं वो टेस्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करें। पार्ट टेस्ट और बैच के रेगुलर टेस्ट आप जरूर दें। जिस तरीके से आपका सिलेबस चल रहा है उसी तरीके से आप टेस्ट देते चले, ठीक है? लेकिन जिनके मार्क्स 450 प्लस हैं वो फुल लेंथ एंड फुल सिलेबस टेस्ट कल से देना शुरू कर दे। पूरे साल भर पढ़ना भी, उनको रिवीजन भी करना और टेस्ट भी देना है। तो साथ साथ में रिवीजन भी करते रहें और टेस्ट देते रहें। स्ट्रॉन्ग टॉपिक के और वीक टॉपिक के लेक्चर देखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इनको अपना टेस्ट रेगुलर फॉलो करना है। अब चलो भाई, टेस्ट दे दिया, ठीक है? अब टेस्ट से आपको यह सीखना है, अब आपको टेस्ट से सीखना है कि एग्जाम अगर इजी आता है तो उसमें आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करेगा। जैसे नीट 2024 का पेपर हो, 23 का पेपर हो, नीट 2026 का पेपर हो, उसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट का ऑफिशियली मैथ सिलेबस में नहीं होता है, तो जनरली आसान क्वेश्चन ही बनते हैं, 1 2 4 5 लाइन में सॉल्व होने वाले, इजी लैंग्वेज, इजी कैलकुलेशन वाले। अगर वैसा पेपर बनता है तो सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। आसान पेपर में क्या होता है कि बच्चा क्वेश्चन कुछ कर लेता है तो उसको लगता है कि मैं कर सकता था, लेकिन वो सारे बच्चे कर सकते थे, इसीलिए कट ऑफ फाइनली हाई जाता है। तो आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी से 45 में से आपको 35, 40, 38, 42 से 41, 37, 39 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है? स्पीड एंड एक्यूरेसी। लेकिन अगर पेपर टफ हो जाता है, अब वही अप्रोच वहां काम नहीं करता है। आपको सेलेक्टिविटी के साथ चलना है। आपको टेस्ट दे के, क्लास में पढ़ के आपको धीरे धीरे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं करना है। कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने, ये एग्जाम में बैठ के कभी डिसाइड नहीं होता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान डिसाइड होता है। क्या आप घर पे सवाल करते हो, क्लास में करते हो, तो क्लास में 10 सवाल हम कराते हैं जो आसानी से हो जाते हैं 2-4 लाइन के। क्या 4 सवाल ऐसे भी कराते हैं जिसमें 2-3 मिनट लग जाता है? हाँ, इसका ये मतलब नहीं उसको छोड़ देना है, उसको करके सीखना है कि इस तरह का लैंग्वेज इस तरह का आ जाए तो हम एग्जाम में बैठेंगे तो इसको तुरंत से नहीं अटेम्प्ट करना है। पहले आसान लैंग्वेज वाले, आसान कैलकुलेशन वाले करने, इसको सेकंड फेज में करना है। इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नीट का पेपर में 45 क्वेश्चन आते हैं और आपको 1 घंटे का समय मिलता है, तो फॉर श्योर 110% टफ पेपर में आप 25 से 30 कर ले जाओगे, अच्छे एम्स में पहुंच जाओगे। तो आपको 45 करने क्यों है? आपको करने क्यों है 45? बताइए ना। आप 35 क्वेश्चन करके अगर एम्स में पहुंच सकते हो, 32, 33, 34, 38 क्वेश्चन करके तुम एम्स में पहुंच सकते हो, तो आपको 45, 42, 43 करने क्यों? तो टफ पेपर में आपको अप्रोच ऐसा रखना पड़ेगा। अब इससे पैनिक नहीं होना कि हम कर ही नहीं सकते। आप फिर से रीनीट 2026 का पेपर देखिए, उसमें आप 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो बाकी क्वेश्चंस आप तरीके से करते, लैंग्वेज वाइज थोड़ा सही डिसीजन लेते, वहां पे कूल रहते, पैनिक नहीं होते, तो कर सकते थे 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते थे। तो आपको अपने ईगो पे नहीं आना कि हम ऐसा पढ़ेंगे, इस तरीके का एडवांस की तैयारी करेंगे कि हम सारा करके आएंगे। यही तो गलती हुआ रीनीट 2026 में कि हम तो एडवांस का पढ़ के हम सारा करेंगे। भाई कुछ बच्चे होते हैं वो करते भी हैं, लेकिन ये बात भी फिर बच्चों पे डिपेंड करता है। जैसे मैं तरीका बताया कि पहले नीट का सिलेबस करो, फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं उसको सेकंड फेज में करना, पहले ये करो ताकि रिवीजन करते समय समेटना आसान हो। ये भी एवरेज और एबव एवरेज और ऐसे बच्चों के लिए। अब मान लो जो टॉप 10 का बच्चा है, भाई वो तो स्टार्टिंग से सब पढ़ेगा,
और उसकी ग्रैप्स करने की कैपेसिटी और हमारी तो अलग होगी। तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए क्या सही है। आपको सीखना होगा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन करना होता है, कौन सा नहीं। अब ये 3 स्टेप हो गए, अब सफिशिएंट है ये 3 स्टेप आपका सिलेक्शन कराने के लिए, ठीक है ना। अगर इजी पेपर आता है तो, टफ पेपर आता है तो भी अगर समझदारी से करेंगे तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बचा है, क्या? रिवीजन। रिवीजन आपको करना है टेस्ट के एनालिसिस के बाद, टेस्ट देने के बाद टॉपिक वाइज। अब रिवीजन में प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा नोट्स उठाता है, सारे क्वेश्चन सारे थ्योरी करना शुरू कर देता। नहीं, आपको सारे क्वेश्चन सारे थ्योरी नहीं करने हैं, आपको सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट करना, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था उसको रेड मार्क्स से स्टार कर दो, सिर्फ उसको रिवीजन करो फटाफट। उसके बाद जो भी असाइनमेंट आपको मिल रहा है, क्लास में पढ़ रहे हो, कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, तो कहीं आपको मॉड्यूल मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा सीट मिल रहा है, हर जगह मिलेगा ये चीज। क्योंकि पेपर ऐसा आया है तो टफ क्वेश्चन निकालना किसी के अलग अलग किताबों से बहुत मुश्किल नहीं होता, हर जगह आपको मिल जाएगा क्वेश्चन सेलेक्ट करके, जेईई मेंस एडवांस के, वो आपको करने हैं। उसके बाद एडवांस के सेलेक्टेड क्वेश्चन जो टीचर आपको देंगे वो करने हैं। उसके बाद एससीवी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और ये करने ही है, क्योंकि आप बात मानो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना टफ क्वेश्चन का, या 4 से 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट होने वाले क्वेश्चन का, तब तक एग्जाम में देख के आपको कोई ऐसा हिडन शक्ति नहीं कि बता देगा ये करो ये ना करो। कौन से क्वेश्चन एग्जाम में करने, कौन सा नहीं क्वेश्चन करने, वो एग्जाम वाले दिन नहीं पता चलता, एग्जाम में बैठ के पता नहीं चलता, वो पहले प्रैक्टिस से पता चलता है। आप इतने प्रैक्टिस करिए कि आपको पता हो किस तरह के क्वेश्चंस कितने देर में होते हैं और कितने देर में नहीं होते हैं, ताकि आप वहां पे अच्छा कर सके। क्वेश्चन पूरा करिए, सब कुछ सीखने की कोशिश करिए, फाइट मारिए, डरिए मत। और इतना कंटेंट क्लास में होता है, चाहे आप पढ़े हो यकीन 2.0 में, या फिर कहीं यकीन में पढ़े हो, या लक्ष्य में पढ़े हो, या बाहर ऑफलाइन में पढ़े हो, टीचर आपको इतना पढ़ाता है, ठीक है। अब उसके बाद बेसिक चीज, अब सारी चीजें क्लास के रोज 1 घंटे की, 2 घंटे की, या 2.5 घंटे 2 घंटे क्लास होती है, अगर मान लो कहीं भी बात करो, उसमें हर चीज नहीं कराया जा सकता कि वो जेईई मेन भी करा दिया, नीट के भी करा दिया, एडवांस भी करा दिया, एससीवी भी करा दिया। वो एक्स्ट्रा सीट देगा, आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस इज द किंग, प्रैक्टिस इज द किंग। और वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ आप क्लास पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन। वो प्रैक्टिस करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, वो आपको घर पे बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से, फिर से मैं बता दूं। सबसे पहले आप अपनी कैपेबिलिटी को देखिए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी करना इतना टफ नहीं है, बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पूरे साल चाहिए। एक चीज जो आप रोज आज फॉलो कर रहे हो उसको हर रोज फॉलो कर पाओ, आप अपना दिन रोज बेहतर बनाओ, इससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। रोज एनालिसिस करो, क्या मैंने अच्छा किया, क्या खराब किया, और उस तरीके से अपने इफिशिएंसी को बढ़ाते चलो। जहां तक लेक्चर की बात है तो आप इस रीजन में हो, इसके बीच में हो, या इसके बीच में, उस तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाओ। और पढ़ाई को 2 स्टेप में रखो। आप ना स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो हो जाएगा, टफ नहीं है। कि जो नीट का सिलेबस है, जिससे आसान पेपर जैसा नीट 2026 आया था, 24 आया था, 23 आया था, और नीट 2025 में भी आप देखो तो 25 क्वेश्चन बहुत आसान थे। नीट 2026 में सारे क्वेश्चन लैंग्वेज हिंदी दे दिए थे। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो सिलेबस से ही आते हैं। तो सिलेबस में आपका पूरा फुल पीएचडी होना चाहिए। नीट 2025 में मैं 3 क्वेश्चन की बात करूं, या नीट 26 में मैं 2-3 क्वेश्चन की बात करूं, उसके पीछे आपको भागना है कि पहले रिमेनिंग क्वेश्चन के पीछे भागना है। आप पढ़ते समय तो एडवांस का पढ़ लो, खूब पढ़ लो, सारे टॉपिक पे पीएचडी कर लो, लेकिन रिवीजन करते समय पूरा कर पाते हो रिवीजन? तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एनटीए द्वारा दिए गए सिलेबस पे हमको पीएचडी करना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं वो हमें सेकेंड फेज में करना पड़ेगा, समय मिलता है तो। यही आपने सीखा है नीट 2024, 25, 26 और री नीट 2026 का पेपर देके, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो लेक्चर कैसे करना बता दिया। अच्छा, नोट्स में सारे पीवाईक्यू नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेप 1। स्टेप 2 में अगर इस रीजन में है तो आपको डीपीपी नीट पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर जेईई मेन। अगर आप उस रीजन में हैं तो आपको स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चंस और जेईई मेन कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी प्रैक्टिस करें पूरा कैलकुलेशन करके ही प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट आपको अगर इस रीजन में है तो पार्ट टेस्ट, बैच के टेस्ट आपको देने हैं। एक काम और कर सकते हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हो पिछले साल के पार्ट टेस्ट और बैच के टेस्ट, या हाफ सिलेबस या पार्ट 22 सिलेबस के टेस्ट आप देना शुरू कर दो। साथ साथ में जो चैप्टर चल रहा है उसके टेस्ट होने वाले हैं 2 वीक बाद, अभी से कि पुराने बैच से टेस्ट उठा के देना शुरू कर दो। तुम तो भाई फुल लेंथ पेपर अभी से देना शुरू कर दो, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ये करके ही डिसाइड होता है, एग्जाम में डिसाइड नहीं होता। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप करिए। टेस्ट 4 में आपको रिवीजन करना है, सॉरी स्टेप 4 में आपको रिवीजन करना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको करने, एडवांस के सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसी पर पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना है। और भाई ऐसा नहीं होता
कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, यहां से ही पढ़ लो, वहां से ही पढ़ लो, फोमो में आ जाओ, फिर पैनिक हो जाओ, ऐसा नहीं होता। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई आपका सिलेक्शन करा सकती है। तो आप बैठ के ना ये डिसाइड करो कि जो मैंने तरीका बताया है, इस पिछले प्रिपरेशन में क्या क्या गलतियां हुई थी, वो नोट डाउन लिखो, वो नोट डाउन करो और फिर उसको इंप्रूव करो। कमेंट में भी बताओ कि अभी जो मैंने तरीका बताया उसमें पिछले साल आपने क्या गलती करी थी। क्या आप रैंडम पढ़ाई कर रहे थे? क्या आप एनटीए द्वारा दिए गए टॉपिक पे को स्किप किया था? क्या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस रैंडम किया था, है ना? क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ये डिसाइड किया था कि ये नीट के रिलेवेंट टॉपिक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है? जिस तरीके से क्या आपने तैयारी करी थी? क्या आप पैनिक हो गए थे, टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे? क्या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय पूरा सोल्यूशन करते थे? जो भी बहुत सारी चीजें आप करते होंगे, कुछ चीजें गलतियां हुई होंगी या कुछ चीजें नहीं हुई होंगी, तो इस बार तैयारी करके एफिशिएंसी से आप उसको इंप्रूव करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये नहीं करूंगा आपको तैयारी करना ही, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके का ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी आप देखिए कि अगर क्लास में आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, वो रोज 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे अगर वहां पढ़ रहे हो तो भाई सीख ही रहे हो कुछ। मास्टर भी आपके साथ मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि कहीं आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, कहीं नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। आपको कंसेप्ट हर जगह सेम ही पढ़ाया जाएगा, 4 क्वेश्चन ज्यादा कराए जाएंगे, कम कराए जाएंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मेरा पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। देखो हमने बोल दिया, इतना अगर कर लिया, नीट के पीवाईक्यू, जेईई मेन के पीवाईक्यू, असाइनमेंट एडवांस के पीवाईक्यू, रेसिपी भी कर लिया, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन इसको कब करना है ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। करना कब है, पहले स्टेप में क्या करना है। जब तक नीट के पीवाईक्यू पूरा नहीं हो जाते तब तक जेईई मेन के पीवाईक्यू करने की कोई मतलब नहीं है। जब तक एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाते तब तक आप एससीबी और जे एडवांस के क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। आप जे एडवांस करते रहो, टाइम खराब करते रहो, कुछ भी जे एडवांस में पढ़ते रहो, उसके रैंडम क्वेश्चन करते रहो, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही नहीं किए तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आप ये गलती किए ही होंगे 100%, मुझे पता है। तो आपको क्या करना है बेटा कि स्टेप बाय आना है कि नीट का पीवाईक्यू अगर आपने पहले किया है एकदम डन है तो ठीक, नहीं तो करो। उसके बाद एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। एनसीईआरटी एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद जेईई मेन के पीवाईक्यू करो। जेईई मेंस के पीवाईक्यू टाइप ही बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार रीनीट 2026 में। पहले एडवांस करने का क्या लॉजिक है, बहुत लेंदी क्वेश्चन, पहले ये करो, उसके बाद जे एडवांस के सिलेक्टेड क्वेश्चन करो, उसके बाद असाइनमेंट करो जो टीचर आपको दे रहा है, वो कुछ सेलेक्ट करके क्वेश्चन देगा। इतना कर लिए काम हो गया। फिर आपको ये पूरा हो जाता है तो जे एडवांस पे जाना है, ऐसे नहीं जाना जे एडवांस पे रैंडम, समझ गए? और एनसीईआरटी का टॉपिक और नीट का सिलेबस पे पूरे 100% आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। जो अपनी गलती है, जो प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, उसको आपने एनालिसिस किया होगा और आप स्टेप बाय चलेंगे। प्लीज रैंडम नहीं चलेंगे, फोमो में नहीं आएंगे, बेसिक से ही चलना है आपको। जैसे छत पे जाना है और स्टेप बने हुए हैं, मैं स्टेप हटा दूं और 4 स्टेप छोड़ के एक स्टेप लगा दूं, वो लोग कूद के जाओ, तो संभव नहीं है। बेसिक ना करने से ना तो बेसिक की तैयारी होगी ना एडवांस की तैयारी होगी। तो आपको बेसिक से ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? और सिस्टमैटिक आपको खुद क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, क्लास में भी, आउट ऑफ द क्लास। जो सिलेबस की चीज है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पढ़ाई उतना करो सिलेबस तरीके से कि बाद में रिवीजन भी आप कर पाओ। रिवीजन नहीं होगा तो कुछ भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। स्टेप बाय चलो, पहले ये जब तक पूरा नहीं होता इसका कोई लॉजिक नहीं, जब तक ये नहीं होता इसका कोई लॉजिक नहीं, जब तक ये नहीं होता इसका कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, ये दोनों सेम ही चीज होगा, यही के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, तो ये दोनों मस्ट है। उसके बाद ये करो या ये करो, फिर ये करो, ठीक है? थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब ये सारी चीजों को सुन के समझ के आप अपने तरीके से अपना स्टडी जरूर बनाएं और कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।